तो एक बार फिर से एक नया एपिसोड इस वक्त तो चल रहा है मैच चैंपियंस ट्रॉफी का। तो खैर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान का हो गया। कोई कह रहा है कि 500 करोड़, तो कोई कह रहा है 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो आज एक चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो बवाल मचा है उस पर डिस्कस करेंगे। केजरीवाल के ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है और ट्रंप साहब को लेकर के भी बड़ा बवाल मचा हुआ है और कुछ छुटपुट मुद्दे जो होंगे उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही बड़ा हादसा हो गया ये। भाई रिजवान ने कहा ना कि मैच हारने के बाद कि या तो विन या तो लर्न, तो वो लर्न करके चले गए और पूरी तरह से गायब हो गए चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, सरकार ने, टीम के लोगों ने, खिलाड़ियों ने लोगों को भड़का दिया, उन्माद फैला दिया कि भाई किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी तो हम ही होस्ट करेंगे। लो कर लो होस्ट। न सेमीफाइनल ठीक से तुम्हारे यहाँ हुआ, आधा स्टेडियम खाली। भाई आपको स्टेडियम बनाना पड़ा, पैसे लगे, और जब आपको मैच हो रहा है वहाँ, तो भाई वहाँ पे कौन देखने के लिए आएगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच का मैच? एकदम खाली स्टेडियम गए हैं सारे के सारे मैचेस में वहाँ पाकिस्तान में। जब ये पाकिस्तान बाहर हो गई, अब जब इंडिया का मैच चल रहा था जो तो उसमें क्या हुआ था कि फाइनल खेलना, सेमीफाइनल खेलना जा रहा था या तो ऑस्ट्रेलिया को या तो साउथ अफ्रीका को। तो पाकिस्तान से दोनों टीमें दुबई आई। अब फिर जब ये तय हो गया कि भाई इसको खेलना है, ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, तो साउथ अफ्रीका वापस गई। पाकिस्तान की हालत अजीब सिचुएशन है। पाकिस्तान की हालत यह हो गई कि जेब में जो उसके 2-4-5 रुपए बचा भी था वह भी उसने चैंपियंस ट्रॉफी में लगा करके स्वाहा कर दिया। और कई लोग तो यह कह रहे हैं कि यह मोदी जी की अपनी जो स्टाइल है सजा देने की पाकिस्तान को, यह उसी का हिस्सा है। और दिखा भी, क्योंकि आईसीसी जिस तरीके आईसीसी की भूमिका रही और पाकिस्तान कहता रह गया नहीं नहीं भाई यहाँ मैच कराओ, यहाँ मैच कराओ, भारत आकर के खेले, भारत आकर के खेले। लेकिन भारत का दुबई में जाना पूरी योजना को ध्वस्त कर गया। और मोदी जी इसमें डिप्लोमेसी भी साथ ले गए। अब दुबई को मैच मिला पाकिस्तान से, सारा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी का कौन लेकर के गया? यूएई लेकर के गया। यूएई हमारा दोस्त है। तो एक अलग तरह से ये मोदी और जयशंकर का जो इंडिया है वो एक अलग तरह से मतलब पाकिस्तान का इलाज बेसिकली क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रहा था और ये चलना भी चाहिए। हिंदुस्तान में हर चीज़ सियासत से निर्धारित होती है, दुनिया में भी निर्धारित होती है। और पाकिस्तान में अलग राग अलापा जा रहा था तो हिंदुस्तान में अलग। ये राहुल गांधी के चेले चपाटी सामने आ रहे थे, जिस तरीके की विवाद पैदा किया। और सबसे मजेदार बात क्या है, टिकट बिक नहीं रहा था। तो अभी सेमीफाइनल में वहाँ पे बिरयानी बांटा गया, बाकायदा अनाउंस किया गया भाई टिकट लो, आओ, बिरयानी मुफ्त में मिलेगा। और बिरयानी के साथ जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ में। आप ये समझिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं और डिप्लोमेसी की बात है। तो कल जो है वो राजीव शुक्ला जी वहाँ लाहौर गए हुए थे। मतलब वो कहे मैंने गर्दन भी काट रहे हो और उसको हल्के हल्के चला रहे हो, है ना, हल्के हल्के। वो चले गए राजीव शुक्ला जो बन गए आजकल एशिया क्रिकेट एसोसिएशन ACC के मेंबर, क्योंकि ICC के चीफ बन गए जय शाह। तो जगह खाली हुआ तो आशीष सेलार और इसको जो है, इनको जो है डाला गया। तो वो वहाँ गए हुए हैं कि हिंदुस्तान अब कर रहा है एशिया कप का होस्ट। वहाँ जाकर के बोल क्या है कि बहुत भाई साहब आप लोगों ने, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है होस्ट किया, बहुत ही बढ़िया किया है। मैंने इतने कम समय में आप लोगों ने कमाल कर दिया। और वो लोग भी कह रहे हैं हाँ। अभी वहाँ पे बवाल मचा हुआ है। कुछ खिलाड़ी लोग, दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ भी तो बयान बहादुर लोग हैं, सच बोल देते हैं। और सच्चाई बोलना आजकल के ज़माने में कितना ख़राब है आप समझिए। गावस्कर ने कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान की जो टीम अभी की है ना, वो इंडिया की B और C और D टीम जो होगी उससे भी वो उसको ठोक के चली आएगी। उसको इतना ख़राब स्टैंडर्ड हो गया है। अब इसको लेकर के रिएक्शन जब आना शुरू हुआ तो वो कहने लगे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक ही
जगह पे बैठे हुए थे, बाकी टीमें दुबई आ रही थी, जा रही थी, ट्रैवल करना पड़ रहा था, उसका फायदा मिला। उनका फायदा मिला, जो पिच को उन्होंने रीड कर लिया तो उनका फायदा मिला। एक चीज और उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि होम ग्राउंड सिचुएशन भारत के लिए यूएई में हो गई, और ये पूरा जो भारत की जो मेहनत रही है और जिस तरीके भारत ने खेला है चैंपियंस की तरह, एक पर एक मैच जीता है, न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को एक बेहद मुश्किल में हराया, उसकी जीत को कवर अप करने के लिए, डिफेम करने के लिए। वो एक कहावत है कि 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी खाना। तो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में 100 जूते और 100 प्याज, वो दोनों ही जो है चपत लगा है। लेकिन राजीव ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात दिमाग से उतर गया था, ये कौन है भाई शमा मोहम्मद? शमा मोहम्मद राहुल गांधी की चेली है, राहुल गांधी की चेली। शमा मोहम्मद आ गई सामने। अब मुझे तो लगता है कि ये शमा मोहम्मद, राहुल गांधी और ये सारे लोग, ये कांग्रेस वाले समझ रहे होंगे कि देखो भाई अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी चैंपियन बन रहे हैं, और जैसा आपने बताया ये एक बड़ा ट्रॉफी में डिप्लोमेसी चल रही थी, और कहीं भी क्रिकेट में भी जीत होती है, जब हार होती है तो राहुल गांधी पनौती शब्द का उपयोग कर सकता है, तो जीत होती है तो क्रेडिट भी कांग्रेस को देना पड़ेगा। और दूसरा एक बड़ा दर्द पाकिस्तान प्रेम, इन लोगों का पाकिस्तान प्रेम आ गया। उसने ज्यादा कलेजा छलनी किया पाकिस्तान प्रेम ने, पाकिस्तान का हारना और पाकिस्तान का फ्लॉप हो जाना। नहीं, मैं तो उसमें दूसरा एंगल देखता हूँ। पिछली बार हम लोग टूर्नामेंट जीते T20 का, तो वो सीन याद करो जिसमें रोहित शर्मा जो है वो इंडिया का झंडा गाड़ रहा है। जय शाह ने कहा था कि अगली बार जो वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल में हारे, तो उसके बाद उसने कहा था कि अगले टूर्नामेंट में हम भारत का झंडा गाड़ के आएंगे, है ना, ये जय शाह ने बयान दिया था। और जीतने के बाद वो तिरंगा गाड़ रहे हैं, और वो जो वीडियो जो है उसमें रोहित शर्मा भी है और ये भी है, जय शाह भी। अब ये लोग जो है वो कंपैरिजन ये करते हैं ना कि भाई अमित शाह का बेटा देखो ये कर रहा है, लोग कंपेयर करते हैं कि भाई देखो सोनिया गांधी का बेटा जो है पप्पू निकल गया वो किसी काम का नहीं है। और दरअसल हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों में लगातार इस तरह के, जब ये आईसीसी के चीफ बने जैसा, तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो लिखे गए, और खास करके अंग्रेजी मीडिया में लिखवाए नहीं गए, वो लोग लिख रहे थे जो लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और उस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग, वो ये लिख रहे थे कि जैसा तो बहुत ही कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसा की तारीफ को, क्योंकि भाई उसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे इंडिया का। वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेंस जो इस वक्त दिख रहा है कि हम एक जगह बैठे रहेंगे, सारी टीमें आएगी जाएंगी, हम ये सारी चीज़ें वो बड़ी तारीफ हो रही थी। अब यही मिर्ची लगी तो इन लोगों ने कहा कि भाई किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब करो, टीम जीते ना, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई तो फिर जैसा की तारीफ होगी और हमारा लाडला जो है वो बदनाम होगा। तो ये जो एक, इसको कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड लोगों की जो स्ट्रेटजी होती है, और उसी वजह से जो है मुझको लग रहा है कि बैट्समैन को आपने जो है तंग करना शुरू कर दिया। और तभी शमा मोहम्मद आई और उन्होंने रोहित शर्मा की राइट। नहीं, शमा मोहम्मद के मामले में तो एक चीज और देखिए ना कि कांग्रेस का बयान क्या है। अब तो राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो मुझे ये लगता है कि पार्टी 2 घंटे बाद अलग न कर ले उनके कमेंट से अपने आप को, क्योंकि आप देखिए ना कि सैम पित्रोदा कुछ बोलते हैं, या मणिशंकर अय्यर जब हुआ करते थे कांग्रेस में, या भी शमा मोहम्मद ने जो बयान दिया, कांग्रेस पवन खेड़ा बोल रहे हैं भैया यह पार्टी का बयान नहीं है। देखिए ये तो कांग्रेस का कल्चर है। अभी राहुल गांधी हर व्यक्ति के, अभी तो जयराम रमेश के बयान को कहता है ये हमारा बयान नहीं है, राहुल गांधी की बात को नहीं कर सकते, ये काट नहीं सकता, क्योंकि उसी का बयान तो कांग्रेस का बयान है, वो जो उलूल जुलूल बातें कह दे। लेकिन शमा मोहम्मद के बयान पर ये घिर गए, इनको लगने लगा कि 2 तरह से बॉडी शेमिंग की बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई, और पाकिस्तान को हराने की बात हो गई, कि जो जीतता हुआ सितारा है आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कोई एक विशेष पर्पज से, और इसके बाद उधर से जो टीएमसी वाला बोल दिया उसके कारण इन लोगों को लगने लगा ये सारे मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोग इकट्ठा होकर बोल रहे हैं, और उसमें भी नाम क्या है, शमा मोहम्मद। अगर कोई और बोलता, शर्मा बोलता, तो कोई और बात थी। तो इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर आ गई कि क्रिकेट का सेंटीमेंट तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा है कि एक बार में अभी
हमारे 10-20% वोट नीचे चले जाएंगे, जो युवा पीढ़ी है जो पूरी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। राजीव बोलते बोलते बड़ी बात एक बोल गया। राजीव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाले को ये रियलाइज हो गया कि जो उगता हुआ सितारा है, जो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, उसको क्रिटिसाइज करने की गलती। अरे भाई यही गलती तो करते आ रहे हैं, तो मोदी को क्या कर रहे हैं ये लोग? मोदी को, उनको लगा भाई मोदी को हाँ के लिए चलते हैं, वैसे जो है कौन, देखिए कांग्रेस पार्टी का दिमाग जो है वो चलता है उसे, कौन है ये क्रिकेटर, कौन है ये रोहित शर्मा, कौन है ये कोहली, हमारे पास राजकुमार है। तो ये वो जो है वो नप गए। अब देखा देखी वो कौन, एक और मौलाना शहाबुद्दीन पता नहीं, ये नए नए उपज रहे। तो टेलीविजन वाले सब, अच्छा टेलीविजन वाले सबका जो एक आदत है, इस तरह के पागल किस्म के जो मौलाना होते हैं ना, उनको और बुला बुला करके उसको स्थापित करवाते हैं कि चलो भाई कुछ उल जुलूल करो। और ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को बुला करके उल्टी पुल्टी बातें कहलवा करके, अरे आप ये समझिए कि भाई भाई हमने तो आज तक नहीं देखा कि भाई रोजे पे रह करके अजहरुद्दीन क्रिकेट खेलता हो। भाई कोई पहला मुस्लिम, मोहम्मद कैफ भी खेला, बहुत सारे खेले, सैयद किरमानी खेले। सबसे बड़ी बात कि भाई आपको क्या ले देना, वो उसका निजी मामला है, वो रोजा रखे ना रखे। पता है मैंने जो, मुझे तो इस्लाम के बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन कुछ बताया कि भाई रोजा में भी आपको छूट मिलती है जब अगर आप बीमार हैं या आप ट्रेवल कर रहे हैं। उसमें कुछ है ये कि 92.5 किलोमीटर से ज्यादा अगर दूरी का आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको रोजे से छूट मिलती है। तो आप अगर फिर मतलब 32 डिग्री टेम्परेचर में मोहम्मद शमी मैंने 1 महीने से मेहनत कर रहा है, तो उसमें वो मतलब जूस भी नहीं पी सकता है। जूस पी लिया तो धर्म खतरे में आ गया। कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ, ये भी जो है वो प्लांटेड, ये कांग्रेस एक्चुअली प्लांटेड, ये सब जो है हिंदू मुस्लिम करने का एक मकसद था, भारत पाकिस्तान करने का एक मकसद था। और जो पाकिस्तान का सपोर्टर देश है, अभी मैंने बॉलिंग साइड में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर है, 4 मैच में 8 विकेट ले चुका है वो। ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट टीम से पॉलिटिक्स का, अब राहुल गांधी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो आनंद फानंद वो खत्म हो गए क्या? गुजरात पहुंच गए, गुजरात में जाकर के बोल के आ गए कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी, ये तो जिसे होता है कि कॉमेडी है ये तो। आप गुजरात गए चुनाव की तैयारी में, आपके तमाम गुजरात के लीडर्स बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि देखो मुझे सब मालूम चल गया है। यहाँ जो बैठे हैं वो बीजेपी के लिए काम नहीं, आधे तुम में से कांग्रेस के साथ हो और आधे बीजेपी के साथ हो। आधे लोग जो है बीजेपी के लिए छिप के काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के, वहाँ उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, यहीं से बैठ करके आप जो है ये काम कर रहे हो। अब ये बताओ कि भाई ये क्या और क्या क्या कह के आया है कि देखिए 10, 15, 20, 25, 30 हमें लोगों को निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों को निकाल देंगे पार्टी से। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? मनीष जी, तो सबसे पहले तो अगर वो बोलता है कि ये बी टीम है बीजेपी की, तो सबसे पहले तो उसको खुद को अपने आप को निकालना चाहिए। भाई मोदी ने संसद में कहा था कि जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी चुनाव नहीं आ रही। एक चीज और उसमें जानिए कि पिछला जो चुनाव विधानसभा भी, हालिया विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तो राहुल गांधी खुद नहीं गया था। मुझे लगता है वो अभी राहुल गांधी भी गुजरात में भाजपा की वही टीम है जो 50% बता रहा है। लेकिन देखिए गुजरात में ये कांग्रेस की टीम अब बढ़ पाएगी। ये राहुल गांधी अगर थोड़ा बहुत सोच भी रहे हैं तो भ्रम की स्थिति है पूरी तरह से। वो गुजरात जाकर ये संदेश नहीं दे रहे कि हम चुनाव यहाँ जीत सकते हैं। ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ हमारा संगठन मजबूत है क्या? गुजरात में कांग्रेस के 17 में से 5 विधायक पहले चले गए, 12 विधायक बचे हैं। लोकल बॉडी चुनाव में नीचे के स्तर पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस बार भी जितने चुनाव हुए, भाई लोकसभा में आम आदमी पार्टी सीट आई है, एक सीट लोकसभा में, उसमें भी गलती से आ गई। तो ऐसे आप संगठन में वहां पर रिवाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन इनको दिखाना क्या है कि गुजरात में हम लड़ेंगे, क्योंकि गुजरात से आए हुए हैं कौन? नरेंद्र मोदी। गुजरात से आए हुए अमित शाह। तो ये अमित शाह और मोदी के सामने दिखना चाहते हैं तो गुजरात जाएंगे जबरदस्ती का। गुजरात में अधिवेशन करेंगे कांग्रेस का। अभी स्थिति है बिहार में जाओ आप अधिवेशन करो, चुनाव आने वाला है। पंजाब में आप आम आदमी पार्टी से छीन सकते हो,
वहां जाओ, पूरे परिवार के साथ जाओ, प्रियंका वाड्रा जाए, राहुल गांधी जाए, नहीं जाएंगे। ये गुजरात, मुंबई से होते हुए गुजरात चले गए और गुजरात में जाकर 2 दिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि करें कि आधा इसमें बीजेपी का है। 3 साल बाद है गुजरात में। नहीं, मैं राहुल गांधी को तो ये भी भरोसा नहीं होगा। इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। हम तो एक चीज के क्रेडिट देंगे कि अगर आप इलेक्शन की तैयारी के बारे में सोच रहे हो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो ये तो कांग्रेस पार्टी में अजूबा चीज हो रहा है। ऐसे तो 3-4 महीने पहले ये सो करके जगते हैं, अच्छा चुनाव आ गया भी है, अब चलो भाई इधर उधर करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं। तो ये तो ठीक है कि आप कर रहे हो, लेकिन किस मुंह से आप जा रहे हो? वहां कांग्रेसी लीडर्स वो मुंह चुप करके बैठ गए। राहुल गांधी और केजरीवाल को गुजरात की जनता को तो घुसने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अभी गुजरात की तैयारी कर रहे हो और देश भर में जहां जहां चुनाव होता है ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, राहुल गांधी का सोशल मीडिया, ये केजरीवाल, ये गुजरातियों को गाली देकर के अपनी राजनीति चलाते हैं। बिल्कुल, ये गाली ही है ना एक तरीके से। आप देखिए, जहां जाएंगे वहां कह देंगे ये गुजरात से आया हुआ, गुजरात के 2 लोग आ गए हैं, गुजरात से नहीं चलेगा। गुजरात को आप जीवन भर गाली देते रहेंगे, गुजरात मॉडल फेल है, गुजरात सब मॉडल। आप मोदी को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो अधिकार है आपका। 2 गुजराती बोलते हो, 2 गुजराती, एग्जैक्टली, ये गुजराती ठग होते हैं। हाँ। मोदी जो है सब बेईमान होते हैं। भाई केस चल रहा है ना। आप इस तरीके से गुजरात, अच्छा आपका टारगेट क्या होता है? गुजराती आप देखिए दिल्ली लूटेड में, अरे भाई सब कुछ तो गुजरातियों का कब्जा हो गया। अच्छा गुजरातियों का कब्जा हो, क्यों जा रहे हो वहां पे भीख मांगने के लिए वोट? मेरे गजब कहानी है। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये सब ओपनली डिस्कस होना चाहिए कि आप वहां जाकर के, भाई ममता बनर्जी अभी से शुरू कर दी आउटसाइडर्स। भाई गुजरात के लोग आउटसाइडर हो गए। हाँ, वो अपने देश में नहीं है। ये सब कुछ यहाँ गुजरातियों ने कब्जा कर। भाई आपकी पूरी राजनीति चल रही है गुजरात के ऊपर, ये केजरीवाल को भी, और केजरीवाल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, गुजरातियों को तो बुला बुला करके सेवा करना चाहिए कि घर के अंदर आइए, जरा सवाल का जवाब दीजिए कि भाई आपके नेता जीवन भर गुजरातियों को गाली देते हैं, है ना। तो ये आपको गुजराती बिजनेसमैन नहीं चाहिए, गुजराती आपको टेक्नीशियंस नहीं चाहिए, गुजराती कंपनी नहीं चाहिए, गुजराती ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहिए, चुन चुन के बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, आजकल जिस तरीके से ये क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे आपने बताया ममता बनर्जी, इधर अरविंद केजरीवाल, उधर एमके स्टालिन, उधर जो जितनी भी रीजनल पार्टियां, इन लोगों ने रीजनलिज्म को, क्षेत्रीयता को, क्षेत्रवाद को उभारा है। राष्ट्रवाद एक तरह से कहा जाए तो ये खतरे में डालने वाली बात है। इतने बुरे दौर से हिंदुस्तान नहीं गुजरा था क्षेत्रीय पार्टियों के स्तर पर। कई क्षेत्रीय पार्टियां पहले भी रही, लेकिन दक्षिण में थोड़े समय के लिए इन लोगों ने हंगामा किया, फिर शांत हो गए। अब वही दौर दिख रहा है पंजाब में, पंजाब की पार्टियां, उधर ममता बनर्जी बंगाल से बाहर निकलना नहीं चाहती, अब फिर से दंगा करवाएंगी। कोलकाता में तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के तो खासकर लोगों की संख्या अच्छी खासी है, हिंदी भाषी लोगों की संख्या, और वो चुनाव के समय ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि वहां पर बॉर्डर इलाके में तनाव पैदा हो जाता है। ये पश्चिम बंगाल से जो गाड़ियां आती है बिहार से होता हुआ दिल्ली तक, ये ट्रेन, उस पर हमले होने शुरू हो जाएंगे जो पिछली बार जैसा हुआ था। तो ये सारी पार्टियों ने जिस तरीके से क्षेत्रीयता बढ़ाई है, चाहे स्टालिन को देखिए, अभी हिंदी कर रहा है, अभी सब हिंदी कर रहा है। कोई पत्रकार जितने हैं, रवीश कुमार टाइप के लोग, सब नदारा सब। अभी बजट पेश हुआ कहाँ? कर्नाटक में। आप हिंदी विरोध का वहाँ पे ये सिद्धरमैया जो है वो उस तरह के लोगों को कि सब जगह जो है आप कन्नड़ में लिखो, कन्नड़ में लिखो, कन्नड़ में बोलो, हिंदी बोलने वालों के साथ मार पीट सब कुछ होता है। अब मालूम है 400 करोड़ रुपया एक कर्नाटका के पैसे का आवंटन किया गया है उर्दू के प्रमोशन में। यह अभी बजट में आया है। उर्दू के प्रमोशन के लिए, मतलब उर्दू के लिए 400 करोड़ रुपया है, और हिंदी बोलोगे हिंदी में बात करना भी गुनाह है। नहीं तो आपको पिटाई होगी, आपको मारा जाएगा और कोई सुनवाई भी नहीं होगी।
यही काम तुम ममता बनर्जी बोले, ममता बनर्जी ने तो ऑफिशियली उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। यही चीज मुलायम सिंह ने किया, यही चीज लालू जी ने किया, सारे लोगों ने किया। और जहां ये बात आ जाती है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों का रुख ऐसा क्यों है, जिस भी पार्टी में परिवारवाद है, जहां साम्राज्य चलता है एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, पार्टियां जितनी है वो परिवारवादी ही है, तो उनके लगभग तो वो इस तरह की बंटवारे वाली राजनीति करती हैं, देश को बांटने वाली, भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, खान पान के नाम पर। इतना अकल कहाँ है इनको? ये पारिवारिक पार्टियां इतना अकल नहीं है। इनका पर्पस क्या है? बात समझो एक चीज, पर्पस क्या है कि मेरी बहन है तो वो भी कुछ हो जाए, जीजा भी कुछ हो जाए, उसका बाल बच्चा वो भी कुछ हो जाए, मैं भी कुछ हो जाऊं, भाई फूफा चाचा ये पूरा खानदान कुछ ना कुछ हो जाए। भाई आप कोई, मैं तो चैलेंज करता हूं कि पूरा डीएमके है ना, कोई बड़े बड़े पत्रकार मोदी विरोधी, वो डीएमके के फैमिली ट्री को बस समझा दे, डीएमके का कौन किसका क्या रिश्तेदार है और कैसे कहां कौन टेलीविजन चैनल चला रहा है, कौन जो है वहां पे पूरी व्यवस्था वो परिवार से, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। ये पारिवारिक पार्टियां जो नॉर्थ इंडिया में है वो सब 91 के बाद से एग्जिस्टेंस में आई है। ये लोग जो है 60 से एग्जिस्टेंस में है, 60-70 से एग्जिस्टेंस में है, तो ये सब वैसा ही रूट बनेगा ना। ये सारे लोग फिर वैसे ही वैसे करेंगे ना। अभी तो नया चीज देख रहा है, लालू यादव का परिवार और मुलायम का परिवार अब आपस में शादीवादी भी हो गया है। ये आप ये समझिए कि कितना बड़ा ये जो है वो शेषनाग जो है वो कहते हो ना। लालू यादव का परिवार अब 3 स्टेट में, 3 स्टेट में, मुलायम से यादव के पोते से शादी, धर्मेंद्र यादव से, फिर इधर हरियाणा में उनके एक बेटी की शादी, तो 3 स्टेट में तो इन्होंने अपना पारिवारिक राजनीति स्थापित कर लिया। ये इसी तरह से वो जैसे पहले राजा महाराजा नहीं करते थे कि भाई वहां संतलत को ये करना है तो उसकी बेटी से शादी कर लो तो वो हमारी, वो रिश्ता बना लो, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये इस तरह का खेल चल रहा है। और तुम ये जो कहे ना कि ये लोग बांटने का काम करते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है इन लोगों का। सोच का लिमिट बस इतना है कि खानदान को कैसे जो है इसका वर्चस्व स्थापित किया जाए, और उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला इन लोगों को आता है कि जहां देखो मुसलमान, बस वहां पे सब कुछ लुटा दो अपना। सर एक चीज यह भी जान लीजिए कि मुस्लिम वोट के लिए सारा कुछ, और मैं बहुत प्रोग्राम में मैं कहता हूं, एंड आई लिटरली मीन इट, ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, ये मुस्लिम उलमा, मुस्लिम वोट मैनेजर्स, वोटों के सौदागर जो हैं मुसलमानों में, वो कह दें कि भाई चौराहे पे कपड़े खोल करके खड़ा हो जाओ तो वोट के लिए खड़े हो जाएंगे। ये इनकी जो है, इनका इंटेलेक्ट का लेवल है, कोई विचारधारा है इनकी, कोई एजेंडा है, कोई प्लान है। मुझे कोई बता दे कि कोई पारिवारिक पार्टी किसी राज्य में सरकार में आई हो, उसने कोई बहुत बड़ा 10 साल के विजन के ऊपर कोई काम किया, कोई क्रांतिकारी कुछ कदम उठा लिया हो। इसका भी बहुत कायदे से इंतजाम मोदी जी ने जो 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है उसमें कर दिया है, जो उन्होंने तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी कर दी है, जिस पर ये चिल्ला रहा है। अब उसमें आप ये सोचिए कि हिंदी कहीं से थोपी नहीं जा रही है, कोई मतलब आप ऑप्शनल है, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। अब वहां पर चिल्ला रहा है स्टालिन की नहीं हिंदी थोप रहे हैं, हिंदी थोप रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की कमजोरी, जो कांग्रेसियों ने पूरी राजनीति को ये पिलपिला लिपलिपा बना दिया था। आप अगर हिंदी थोपने की जरूरत पड़े तो थोप नहीं रहे, ये आपकी गलती थी। आपने शुरू से ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर। आपने यूसीसी लागू नहीं किया पहले, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो यहां मुसलमान रह रहे हैं, जब तक वो उनकी नाराजगी खत्म ना हो जाए, जब तक वो एक्सेप्ट ना कर लें, तब तक हम यूसीसी लागू नहीं करेंगे। तो वो भी तो वही है, वोट की वजह से है। और अन्नामलाई पूरा आंदोलन जो द्रविड़ का चला है, द्रविड़ प्रदेश तो ये और लंबा आंदोलन चलता, लेकिन ये तेलुगु भाषियों ने आंदोलन कर लिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये जो पोट्टी श्री रामालू, उन्होंने अनशन कर ली और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मजबूरी में 1953 में इन लोगों को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, पहला भाषाई आधार पर, क्योंकि लोगों ने तो जेबीपी, ये वल्लभ भाई पटेल और जयप्रकाश नारायण या पट्टाभी सीतारामैया की जो कमेटी थी उसमें भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो स्थिति पैदा हुई
और जो दब गई अब फिर से ये उभार रहा है। अरे वो जो 4 अलग अलग राज्य है ना, जिसको ये दिल्ली में बैठे हुए लोग एक साउथ इंडिया एक ब्लॉक समझाते हैं, हाँ भाई आपस में ही मारधार है भाई। अभी तक तो इतना साल हो गया है ना, खानदान पे खानदान खत्म होते चला गया। अभी तक तो ये जो कावेरी वाटर विवाद को वो खत्म नहीं कर पाए हैं। एक बार जो है बारिश कम हुई, सुखाड़ आया, ये सारा जो है ना, ये कर्नाटका और तमिलियन ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। और पिछली बार लड़ाई हुई थी, कांग्रेस की सरकार, उधर स्टालिन, तो दोनों मार धाड़ करके पहुंच गए दिल्ली। नहीं भाई मोदी जी अब इसमें आप समाधान कीजिए, केंद्र की भूमिका होनी चाहिए, कर्नाटक और तमिलनाडु। जो नई पीढ़ी आई है और के अन्नामलाई की कामयाबी के पीछे भी हुई है, नई पीढ़ी को ये लग गया है कि असल में यार हिंदी विरोध के नाम पर, हिंदू विरोध के नाम पर ये लोग करते क्या रहे। करुणानिधि अपनी सरकार चलाते रहे, करुणानिधि ने सरकार का अपना खानदान चलाते रहे, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर अपनी कुर्सी करुणानिधि ने एमके स्टालिन को दी, अब एमके स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को करना चाहता है। तो उसके लिए तो अब पब्लिक भी है समझ गई है, और अन्नामलाई तो लेकर के कैंपेन शुरू कर दिया है। खानदानी पार्टियां हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, मुझे नहीं लगता। जितनी जो पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हो, या लालू के बाद तेजस्वी हो, या इस देश के डीएनए में ही नहीं है। कोई भी साम्राज्य यहाँ तब तक एग्जिस्ट किया है जब तक कि योग्य शासक रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं योग्यता तो जरूरी है, योग्यता तो जरूरी है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना परिवारवाद, एक नई पारिवारिक पार्टी आ गई है दिल्ली वाली। अच्छा हाँ, आम आदमी पार्टी। हुआ ये कि सारे लोग जो है वो इधर उधर चले गए। तो कल जो है वो सिसोदिया कोई ट्वीट किया कि भाई हम भी विपासना में गए हुए थे। अरे झूठे लोगों की कोई कमी नहीं। वो चिढ़ा रहा होगा केजरीवाल पर, लोग मजे ले रहे थे ना कि केजरीवाल इतने तामझाम से जा रहे हैं, तो केजरीवाल को बेसिकली चिढ़ा रहा होगा कि हम भी गए और आप लोगों ने देख जाना ही नहीं। हम भी गए बिना किसी को बताए हुए, क्योंकि मन की शांति मुझे ढूंढनी थी, और हमने तो फोन भी बंद कर लिया, सब कुछ बंद कर लिया, सारी चीजों से दूर होकर के। अच्छा, हकीकत क्या है, ये गया था 10 दिन के दौरे पे पंजाब में, पंजाब से खदेड़ दिया गया, वहां प्रोटेस्ट होने लग गया, तो उधर से ही श्रीगंगानगर में घुस करके उधर जो राजस्थान चला गया, उधर ही बैठ गया कि भाई अब क्या करें, विपස්සना कर लेते हैं। और मे भी केजरीवाल को फोन कर रहा होगा कि भाई हम क्या करें, तो फोन नहीं उठाया तो उसने कह दिया मैं फ़ोन ही बंद कर लेता हूँ। तो ये रूट करके वो चले गए उधर, अब ये भी उधर चले गए। मतलब आप देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि अरे ये लोग समझते नहीं कि भाई क्या आप मैसेज दे रहे हो। इट ओनली मीन्स कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, उसके जो 2 टॉप लीडर्स हैं, 2 टॉप लीडर्स वो पब्लिक में आकर के ये एडमिट कर रहे हैं कि 20-25 दिन से हम दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है। बात समझे? हाँ बिल्कुल, ये मैसेज दे रहे हैं। ये जो है वो ये सिग्नल तो मिल गया, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने फोन सब कुछ बंद कर लिया है, वहां केजरीवाल भी कह रहा है फोन हमने सब कुछ बंद कर लिया है। तो ये क्या चल रहा है? और उसके बाद बीच में वो चड्डा ने आकर के एक सुगुफा मार दिया तो भाई हमको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया से हमको चूज किया गया है। अजीब अजीब टोपीबाज लोग हैं भाई, अजीब टोपीबाज लोग हैं। और सोशल मीडिया का जमाना, तमाम लोगों ने जो डाल दिया कि भाई कोई चूज वूज नहीं होता, 55 लाख रुपए जमा करो और कोई भी जा सकता है, ये फॉर्म भर लो। बाकी सारे लोगों ने मजा लेने लग गया। वो एक थी निधि राजदान, उन्होंने भी, उसके साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया था। वो नकली पैसा वैसा सब जमा कर दी, कोई नकली ईमेल को जो है उसको वहाँ तो स्कॉलरशिप हार्वर्ड है ना, हार्वर्ड मैंने यूनिवर्सिटी में, और उसको मैंने देखिए क्या क्या है लोगों का प्रपंच, मैंने कितने छिछले किस्म के लोग हैं। द ओनली थिंग दे हैव कि वो बहुत ही प्यार से कल्टिवेटेड एक चेहरा क्रिएट करते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि बड़े ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है वो एक इस तरह से चेहरा क्रिएट करता है कि भाई देखो ये लोग जो हैं ये आदर्श हैं। अभी आप देखो ना भाई, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ही हैं,
हम लोग जैसे बहुत ही और भी 4-5 लोग हैं जो रोज इस तरह का पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, जो अपने हिसाब से जो लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो कुछ इन्फॉर्मेशन होता है हम लोग देते हैं लोगों को, है ना। इतने हिट्स, इतने सब्सक्रिप्शन पे कोई दूसरा होगा ना उधर लेफ्ट लिबरल कबाल का, आप देखोगे कि उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, वो ऐसा लगेगा कि भाई उसके लिए वो बाकायदा क्रिएट किया जाता है। हाँ, ये तो पूरे दुनिया में है। ये इन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा पैदा किया है, लीडर भी तैयार करते हैं, इंटेलेक्चुअल भी तैयार करते हैं। जितने हिस्टोरियन हैं जो हिस्ट्री में एंशिएंट नहीं जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पर कमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनको बताया जा रहा है ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। ये जैसा कि राम मंदिर के समय में बार बार ये बात कही जाती है कि जितने लोगों को रोमिला थापर को बुलाया गया, न संस्कृत आती है, ना आप भारतीय भाषाओं की जानकारी रखते, ना आर्कियोलॉजिकल की जानकारी रखते, न एंशिएंट हिस्ट्री जानते हैं, फिर भी आपको बताना होगा अयोध्या में राम मंदिर के बारे में या बाबरी मस्जिद के बारे में। तो ये जो क्रिएट किया जाता है पहले, जैसे अरविंद केजरीवाल भी तो क्रिएटेड है, मीडिया क्रिएटेड। जैसा कि आपने ये कहा कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि 25-30 दिनों से कोई संवाद नहीं हुआ है, तो क्या ये दोनों अपने लिए ये करके अपने लिए नहीं गड्ढा खोद रहे हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि अंदर बहुत भयंकर खटपट चल रहा है, किसी दिन भी विस्फोट की स्थिति होगी। और ये स्थितियां है आम आदमी पार्टी के अंदर। उसके बेटे आगे आ गए ना, तो पूरे लीडरशिप को देखिए, पूरे लीडरशिप को देखिए। ये अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है, बेटे बेटी बीवी अभी इसको लाइन में खड़ा किए हुए है। ये तो लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी जो पूरा इसका लीडरशिप है, चाहे दिल्ली का यूनिट हो, सब कहाँ दिख रहा है? दिलीप पांडे को टिकट नहीं दिया, सबसे ज्यादा खुश रहा कि हमको टिकट नहीं दिया, दूसरे भी हार गए। वो अभी कहीं सिनारियों में नहीं है। दुर्गेश पाठक 2 मीटिंग में पहुंचा, उसके बाद जाके अपना एकांतवास में कि मेरा आका ही पंजाब गया हुआ है, तो दिल्ली में हम इधर उधर एमसीडी इंचार्ज बन के क्या करें। गोपाल राय मजबूरी में मीटिंग 2-3 लिया। आतिशी मार्लेना को एक पद मिला है तो वो चीख चिल्ला रही है बाहर आके। लेकिन ये सारे लीडर अलग अलग रास्ते पर हैं। केजरीवाल छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया चला गया। तो ये सारे लोग जब अलग अलग रास्ते पे हैं, सब लोग विकल्प देख रहा है। कहाँ विकल्प किसके पास होगा वो तो आगे देखा जाएगा। पंजाब में स्थितियां बेकार है और अरविंद केजरीवाल पंजाब से फिर दिल्ली वापस आए, उससे पहले हो सकता है कुछ बड़ा गेम हो जाए। अभी पंजाब में तो ये जो पास्टर था यसु यसु गाने वाला, हाँ, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान के साथ भी उसका फोटो डुबाया है, बड़ा करीबी आदमी था। हाँ, और आम आदमी पार्टी जैसे जैसे राइज करी है पंजाब में, वैसे वैसे वहां पर यसु यसु वाला बजिंदर सिंह जो है प्रॉफिट, उसका भी उभार हुआ है। और प्रॉफिट है और दोनों के उभार में बहुत समानताएं हैं। तो उसके ऊपर तो बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट है, पास्टर रे प्रॉफिट है, हमारे चर्च चल रहे हैं 40 कंट्री में, प्रॉफिट बता रहा है। और चमत्कारिक ताकत है उसके अंदर। अपने जो मौलवी मौलाना गैंग है उसको भेजना चाहिए कि भाई जरा से पूछो, सत्यापित करो कि ये नहीं सत्यापित है। चर्चों की जो आधिकारिक ब्रांच है वो उसको बिल्कुल वैलिड नहीं मानती। उसने बोल दिया है कि फर्जी आदमी है, पकड़ के जेल में डालना चाहिए ऐसे वाहियात लोगों को। ये डेमोग्राफी चेंज कर रहा है ये सब। सर मजेदार चीज देखिए कि उसके खिलाफ मामला हुआ, 20 फरवरी को शिकायत हुई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की डीजीपी के पास जाती है, 23 फरवरी को मामला दर्ज होता है, 28 फरवरी तक उसको और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करती। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही, उल्टे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और भाग गया नेपाल। अभी वो कहाँ है यह भी नहीं पता है। नेपाल से वो तो आगे हो गया। बताऊं, इसका मतलब बहुत ही साफ है कि वहां पे कन्वर्जन रैकेट को जो है बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको जो है ग्रीन सिग्नल मिला। उसका कनाडा से कनेक्शन है, यूके से कनेक्शन है। प्लेन एंड सिंपल है ये ऐसा नहीं चल सकता। मनी लॉन्ड्रिंग में उसका बड़ा मैं तो ये कह रहा हूं ना कि इस पास्टर के बच्चे को भेज दो जरा सा यूपी के अंदर और एक प्रोग्राम करके दिखा दो, या असम चले जाओ या बीजेपी रूल किसी स्टेट में चले जाओ, 2 सेकंड में इसकी सारी जो प्रोफेटरी जो है वो निकल जाएगी। तो इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मुर्गे जो हैं, एनसीडब्ल्यू ने कल अभी बोला है पंजाब सरकार को, मामले का स्वतः संज्ञान लिया है कि उसको गिरफ्तार करो। बिल्कुल गिरफ्तार करो, ये सब तो जगत अब वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब वो नेपाल भाग गया, तो भाग गया, उड़ गया।
उसके पीछे पंजाब में जो लोग बैठे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का खेल चल रहा था, कनाडा कनेक्शन, वो सब जाएंगे, लंबा जाएंगे। चलो आखिर में बातचीत करते करते एक चीज ध्यान आया कि भाई ये एमिनेंस जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है ना। तुम भी इतिहास के स्टूडेंट हो, सब लोग हम लोग इतिहास पढ़ते रहते हैं। जेएनयू में इस तरह की चर्चाएं होती थी, है ना। अब ऐसे थ्योरी समझ लो कि जैसे हम लोग 4 हैं, 4 और जोड़ लो, 8 इतिहासकार है, प्रोफेसर है ना। एक आदमी जो है सरकार के बड़े करीबी है, तो उसको एनसीईआरटी में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पद्मश्री दे दिया गया और ये कहा गया कि भैया इस तरह का नैरेटिव चलाना है। तो ये क्या करेगा कि भाई 8-10 लोगों को जेएनयू में फिट किया, डीयू में फिट किया, तो जामिया में फिट कर दिया, तो अलीगढ़ में फिट कर दिया, हर जगह फिट उट हो गया। और उसके बाद ये क्या करेंगे कि भाई एक काम करो, ये नैरेटिव क्रिएट करना है तो तुम एक आर्टिकल लिखो, कोई किताब लिखो, कोई रिसर्च वर्क करो, डिपेंडिंग अमाउंट कि कितना माल आ रहा है, सब पैसे पे। अब जैसे ही तुमने लिखा तो ये तो ऑलरेडी एमिनेंट है, पद्मश्री है, वो दूसरा आर्टिकल तुम्हारे ऊपर रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू का खेल देख लो। और ये रिव्यू करेंगे क्या कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, ये जो किताब आई है ये सबसे ओरिजिनल है, सबसे बहुत बड़ा इतिहासकार है। तो क्या हुआ, आप भी इतिहासकार बन गए बड़े, है ना। नाम अचानक आपको मिल गया ये। फिर राजीव ने कोई किताब लिखवाया, भाई अब राजीव जी अब आपका टाइम आ गया, आप कुछ लिखिए, कुछ किताब लिखिए। तो ये जब लिखेंगे तो आप दोनों रिव्यू करोगे और ये कहोगे भाई कि हम दोनों से ही बेहतर है, तो हम तो कुछ नहीं है। एक और क्रिएट हो गया। रवीश कुमार आएंगे, ऐसे अरे वो सब ये सब देखिए, रवीश कुमार में तो फुट सोल्जर्स है। ये सब इन लोगों की औकात क्या है, फुट सोल्जर्स। इनके आका, इनके गुरुजी, इनके पितामह तो उधर जेएनयू में बैठे हुए हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी को भी समझाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं कि अपने टुटपुंजिए पत्रकारों को कहो कि भाई स्टार्ट हो जाने के लिए, तो वो लोग स्टार्ट। ये सब तो पैदलगामी यात्री है, पदगामी यात्री जो है वो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो हो गया, अब कह के देखिए ये लोग भी करेंगे। देखिए रोमिला थापर ने ये कहा, आप रोमिला थापर से बड़े इतिहासकार हैं। और ये रोमिला थापर इतिहासकार कैसे बने, ये ऐसे ही धंधे से। अब रोमिला थापर का और जेएनयू का आपने जिक्र किया है, तो मेरे पास भी एक कहानी रोमिला थापर और जेएनयू की है, वो अभी मैं यहाँ पर बता दो। पुष्पेश पंत का बेसिकली इंटरव्यू है। मुझे लगता है साल भर पहले उन्होंने मैंने कहीं उनका इंटरव्यू सुना पड़ा था। पुष्पेश पंत को जेएनयू के अंदर में हम लोग तो मैंने पुष्पेश जी के घर तो आना जाना था, उनके बेटे से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोग साथ में क्रिकेट खेला करते थे। वो उनको वहाँ ये वामपंथी गैंग जो है ना बड़ा दूर ही रखता था। हालांकि वो सेलिब्रिटी थे अपने आप में, दुनिया में बाहर में सारे लोग जानते थे, लेकिन उनको दूर रखा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मजेदार चीज यह सुनिए कि उन्होंने बताया कि यार मेरे को हिस्ट्री से बहुत प्यार था, और उनसे सवाल किया गया कि चोलों का उस समय विवाद चल रहा था। कहें यार हम लोगों के समय में तो चोल पल्लो उल्लो सारी कहानियां हम लोग पढ़ करके बड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो 70s के बाद में अपने यहाँ सिलेबस से हटाई गई। कि यार मैं जेएनयू आया प्रोफेसर बनने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, और यहाँ मैंने क्या देखा कि रोमिला थापर जैसी कूड़ा करकट को प्रोफेसर बना दिया जा रहा। कि हमको यार घिन हो गई कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है भाई, जब यही लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनसे हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो बड़ा बढ़िया किस्सा बनाते हैं जो आप बता रहे हैं, कैसे नियुक्तियां होती हैं, कैसे संस्थाएं बनाई जाती हैं, कैसे चेहरा बनाया जाता है, और कैसे एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ जेएनयू के अंदर अभी हमसे कोई पूछवा ले, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। 50% वैसे प्रोफेसर वहां पे जो झोला टांगते थे। अरे 20 जो झोला टांगते थे, कुछ अकल नहीं है इन लोगों को, सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं जानते। ओपन में बिठा करके उनसे उन्हीं के सब्जेक्ट के ऊपर जो वो पढ़ाते हैं, जो पीएचडी करवाते हैं, आप डिस्कशन करोगे वो चारों खाने चित हो जाएंगे। बकवास ये लोग एक जो है एकेडमी में तो पूरे के पूरे तरह से कब्जा है। एकेडमिक माफिया जो है वहां पे कब्जा किया। हाँ करप्शन है, टोटल करप्शन है। क्या हमें पोस्टर बनाता था, वो बन गया प्रोफेसर। अरे एक को प्रोफेसर ऐसा बना दिया सर, वो मामला काफी चला भी था, वो लेफ्ट बैकग्राउंड का है और माओवादी मूवमेंट से जुड़ा भी रहा। सब माओवादी वहां पे बनते हैं। वो सिर्फ उस अखबारों में लिखा करता था, और उसको अखबारों में लिखने के नाम पर थर्ड डिविजनर था। बाद में उसकी डिग्री सर्टिफिकेट सारा चीज आया तो पता चला थर्ड डिविजनर था, उसको प्रोफेसर बना दिया मास कम्युनिकेशन का।
यही होता है, ये तो पूरा एकेडमी पर कब्जा और ये जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार के जाते जाते का मामला है, और ऐसे 1000 मामले यहाँ पर गिनाए जा सकते। भाई सारे लोगों को उस तरह से अपॉइंटमेंट ही किया जाता, तो जेएनयू का ऐसे थोड़ी वहाँ पे मन चलता रहता है बच्चों को। और जो एडहॉक का मामला चला, एडहॉक में तो और धांधली हो गई, बहुत धांधली। नेट क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, चलो भाई आप 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कर दो, और वो धीरे 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 2 साल 4 साल करते परमानेंट हो गया। तो ये कहानी हो गई। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, लोग कह रहे थे कि भाई और भी डिस्कस करना चाहिए, तो आज मैच भी चल रहा है, देखिए क्या अब रिजल्ट आता है, तो फिर अगले सप्ताह जो है फिर हम लोग कुछ नए मुद्दों के साथ आएंगे। रिजल्ट जो भी आए, लेकिन हम लोगों का फाइनल तो हो गया, पाकिस्तान के साथ ही हो गया था। चलिए, थैंक यू।